एक बार सभी भाइयों को फिर से नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली में तुर्कों के शासन की शुरुआत और नींव कैसे पड़ी और कैसे इनका शासन शुरू हुआ, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। इससे पहले 4 पार्टों में हमने बताया कि किस तरह से मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई, उसके बाद से कैसे तुर्क अरब आक्रमणकारी भारत पर कुदृष्ट रखते रहे और हम लगातार इनका आक्रमण चलता रहा। इस क्रम में सबसे पहले शिकार बने 712 में ताहिर सेन, जो सिंध के शासक थे, और मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें पराजित किया, सिंध पर अधिकार कर लिया। उसके बाद महमूद गजनवी ने, जैसा कि डॉक्टर इलियट बताते हैं, 17 बार आक्रमण किया, जिसका हिंदू शासकों ने भारतवर्ष में प्रतिकार किया। और उसका भांजा महमूद सालेर गाजी, जिसको कि बहराइच के युद्ध में हिंदुई सेना ने बुरी तरह पराजित किया। और चौथा आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का, जिसने 5 बार लगभग सफल आक्रमण, गुजरात का आक्रमण सफल नहीं था और तराइन का प्रथम युद्ध में भी वो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। लेकिन द्वितीय युद्ध में जयचंद, कन्नौज के शासक जयचंद के सहयोग से और रात में धोखे से आक्रमण करके वो तराइन का द्वितीय युद्ध जीत लिया था। और उसके जीतने के बाद भारत के परिदृश्य में क्या बदलाव हुआ, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मोहम्मद गोरी ने के साथ 2 गुलाम सेनापति जो बहुत ही काबिल थे, एक था बख्तियार खिलजी और दूसरा था महमूद कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी के कहने पर बिहार और बंगाल की तरफ चला गया, बढ़ गया, आक्रमण किया। उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर भस्म कर दिया। बताते हैं 6 महीने तक आग जलती रही, इतने पुस्तकें थीं उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में। ये बाद में बंगाल की तरफ अपना साम्राज्य स्थापित किया, जिसको हम इतिहास में बाद में देखेंगे। उत्तर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो इसने गुलाम वंश की स्थापना की। क्योंकि ये गुलाम था, इसलिए ज़्यादातर इतिहासकार इसे गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। वैसे इसको मामलूक वंश का संस्थापक या मामलूक शासक भी कहते हैं। गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक शासन किया। और गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, और खिलजियों ने 1290 से 1320 तक, मात्र 30 साल तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश आया, जो 1230 से 1414 तक शासन किया। चौथा था सैयद वंश, जो अपने को मोहम्मद साहब से जोड़ते थे। उन्होंने 1414 से 1450 तक शासन किया। और 5वां और आखिरी दिल्ली सल्तनत का वंश था लोदी वंश, जिसको 1526 में हुमायूं ने, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो हम लोग अभी 1206 से और 1526 तक, जिसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं, के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, और उसने अपनी राजधानी लाहौर रखी। दिल्ली की स्थिति ऐसी नहीं थी कि दिल्ली में वो अभी शासन कर सकता है। लाहौर से ही शासन करता था।
और इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये अपने आप को मलिक या सिपह सालार की पदवी धारण करता था और लाख बख्श इसे कहा जाता था, लाखों का दान देता था सूफियों को और धर्म प्रचारकों को, दानदाता के रूप में विख्यात था। इसने कोई वैसा काम नहीं किया। इसने एक कुतुब मीनार की स्थापना की, जिसको इल्तुतमिश जिसका उत्तराधिकारी था उसने पूरा कराया। कुतुब मीनार जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी थे लाहौर में, इनके नाम पर इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की स्थापना कराई। और इसने एक कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद, कुव्वत-ए-इस्लाम मतलब होता है इस्लाम की ताकत, कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद मेहरौली दिल्ली में ही स्थापित कराई, जिसमें बताते हैं कि 56 मंदिर, मठों, जैन मठों, बौद्ध मठों को तोड़कर और उस पर मीनार बना दिया गया और उस पर लिख दिया गया कुव्वत-उल-इस्लाम, इस्लाम की ताकत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाई थी। मस्जिद है ये, कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस पर IAS PCS में। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, एक विग्रहराज चौहान शासक थे, उन्होंने एक विद्यालय बनवाया था, उसको तोड़कर इसने मस्जिद कन्वर्ट कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह उसका बेटा उत्तराधिकारी बना और लाहौर से ही शासन करने लगा। लेकिन कहते हैं कि दिल्ली के अमीरों ने विद्रोह कर दिया और इल्तुतमिश को उकसाया और इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। अब वहाँ पे आराम शाह जो लाहौर में उसका रियल उत्तराधिकारी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, और उसका दास इल्तुतमिश, दास भी था इल्तुतमिश और उसका दामाद भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो इसने अपने को दिल्ली में सुल्तान घोषित कर दिया और इसने आराम शाह को आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी और निर्विवाद उत्तराधिकारी बन गया गुलाम वंश का। ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश जो कि 1210 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत का शासक बना, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने कुछ काम किए, 2 अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, और इसने खलीफा से अनुमति ली सुल्तान पद प्राप्त करने की। इसको खिलवत की उपाधि दी खलीफा ने। आपको बताता चलूँ कि दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तान, लगभग सारे, ये खलीफा का नायब घोषित किया करते थे अपने को, खलीफे के अंडर में ही अपने को मानते थे और अपने खुतबों में खलीफा के नाम अंकित करवाया करते थे। तो एक तरह से खलीफा की ही उत्तराधिकारी या उसके नायब के रूप में ही अपने को ये शासन यहाँ करते थे। क्योंकि मैंने पहले बता दिया है आपको कि ये धर्मतंत्र था, इसमें धार्मिक रूप से शासन करते थे। इस्लाम के जितने भी शासक वर्ग आए और शासन किए। इसने, जब जिसकी बात हम कर रहे हैं, इल्तुतमिश ने ये अपने वर्ग को लेकर अपने को उच्च वर्ग का कहता था कि मैं बहुत उच्च वर्ग का हूँ, और इसने 33 निम्न वर्ग के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, बाहर कर दिया, कि क्योंकि वो निम्न वर्ग से थे। इतना वर्ग कॉन्शियस, जो इस्लाम में बताया जाता है कि कोई वर्ग या उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं होता, सब समान होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की और तुर्क
चहलगान की स्थापना की। तुर्क के चहलगान क्या था, 40 तुर्क सरदारों का एक दल हुआ करता था। इनको ज़मीनें दे दी जाती थी और इनको वो टैक्स वसूल करते थे और वहाँ के लोगों का दमन करते थे। हुआ क्या, दिल्ली में इन तुर्कों के जीतने के बाद आसपास का जो भी क्षेत्र रहा है, जो मेवात का क्षेत्र या गंगा जमुना वाला क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, इसमें भयानक प्रतिकार तुर्कों का होता था। इनके सैनिकों को खदेड़ खदेड़ कर मारते थे। स्थिति ये थी कि दिल्ली में दिन डूबने के बाद तुर्क अपने को चारों तरफ गेटों में कैद कर लिया करते थे, क्योंकि ये चढ़ चढ़ के अंदर घुस घुस के मारते थे। इनकी स्थिति ये थी कि ये बिना लाव लश्कर के बाहर नहीं निकल सकते थे, इतना प्रतिकार था। मेवात, जहाँ पे आज हिंदुओं को उनकी डेड बॉडी जलाने की इजाज़त नहीं मिलती है और इतना इस्लामीकरण एक तरह का हो गया वहाँ पे कि हिंदुओं की तरह तरह की बातें सुनाई देती हैं, तरह तरह से उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। वो मेवात क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था उस दौर में जिन्होंने तुर्कों का भयानक प्रतिकार किया और लगभग 100 साल तक किया। आप आगे भी देखोगे, बलबन के समय भी, इल्तुतमिश के बाद से जितने भी आपके बड़े शासक दिखेंगे, सब में इनका बहुत बड़ा प्रतिरोध रहा है। इस तरह से इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की और जैसा कि हमने बताया, इसके समय में सबसे पहला मंगोल आक्रमण हुआ। मंगोल एक कबीला था जिसमें चंगेज खां का आक्रमण इसके समय ही शुरू हुआ, इल्तुतमिश के समय। चंगेज खां नाम से लगता है कि ये मोहम्मदन होंगे, ये मुसलमान नहीं थे। ये बेसिकली बौद्ध थे, बौद्ध मतानुयायी थे। और जो गोरखपुर मठ है, जो ये मानते हैं शिव जी के भक्त हैं, बौद्ध और शिव भक्त हुआ करते थे जो मंगोल आक्रमणकारी थे। इन्होंने उसी तरह से जिस तरह से इस्लाम ने अपना आक्रमण शुरू किया और ज़बरदस्ती लूट मार और दुनिया भर का तहस नहस करते थे, वैसे ही मंगोल किया करते थे। मंगोलों ने मुस्लिम आक्रांताओं को, मुस्लिम शासकों को बहुत बुरी तरह मारा और यहाँ तक कि खलीफा की भी हत्या कर दी। आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इस तरह से इसने जो है, इल्तुतमिश ने कोई अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया इल्तुतमिश, लेकिन साम्राज्य को सुसंगठित करने का प्रयास किया। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद जो शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज, लेकिन इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी स्वयं चुना था, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन अमीरों ने, जो वहाँ का धर्म तुर्कों का जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, इन्होंने कोई भी मुस्लिम महिला या कोई भी महिला को शासक स्वीकार नहीं कर सकते थे। इन्होंने बुरी तरह विरोध किया और इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को शासक घोषित कर दिया। लेकिन इसको सुल्तान रजिया ने किसी तरह से दमन किया और 1236 में शासक बनी और जो 1240 तक रही। इन्होंने, रजिया सुल्तान भारत में मुस्लिम पहली शासिका थी। इससे पहले हिंदुस्तान में महिला शासक रही हैं। जैसे कश्मीर में, हम कश्मीर का इतिहास बताएंगे तो कश्मीर में भी आज उस समय करीब 400-500-5000 साल पहले महिला शासक का उदाहरण मिलता है। लेकिन मुस्लिम में महिला शासक होना एक अद्भुत बात थी, जिसका बड़ा प्रतिकार, बड़ा विरोध हुआ मुस्लिम समाज में। लेकिन ये बड़ी निडर महिला, और इन्होंने कुबा और कुलह, कुबा होता है जो ब्लेजर,
ब्लेजर पहनती थी और कुलह टोपी लगाती थी। तो बिल्कुल मर्दों की तरह, जैसे जेंट्स कपड़े पहनते हैं, ब्लेजर और टोपी लगाकर दरबार में आना। और इन्होंने जो सिक्के चलाए या जो इन्होंने उपाधियाँ ली, उसमें लिखा, इनका मिलता है कि न्याय की रानी के नाम से सिक्के चलाए। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने इल्तुतमिश की बेटी कहलाना पसंद करती थी और दिल्ली सल्तनत की महारानी कहलाती थी अपने को। लेकिन चूँकि अमीरों का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ, मौलवियों का विरोध बराबर झेलना पड़ा, इस वजह से ये बहुत दिन तक शासक नहीं रह पाई। और बताते हैं कि इनका एक याकूब करके था, याकूब करके एक व्यक्ति था जिसको ये बहुत पसंद करती थी। उसको अश्वशाला का प्रधान बना दिया, अस्तबल का प्रधान बना दिया। बताते हैं वो इनको घोड़े पर चढ़ाता था उठाकर, और उससे ये रूमर फैलाया गया कि इनका कोई अवैध संबंध है। तो अमीरों ने अल्तुस्तुनिया, जो भटिंडा का शासक था, अल्तुस्तुनिया को बुलाया कि आके रजिया को ख़त्म करो और दिल्ली को इस गैर इस्लामिक साम्राज्य से मुक्ति दिलाओ। तो भटिंडा का शासक अल्तुस्तुनिया भारत आया दिल्ली, और इसने रजिया सुल्तान को हराया और याकूब की हत्या कर दी और रजिया को अपने साथ ले गया भटिंडा, और रजिया से बाद में विवाह कर लिया। लेकिन ये विवाह करने के बाद जब दोनों मिल गए तो उन्होंने दिल्ली को फिर जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और बहराम शाह के नेतृत्व में जो तुर्क की दिल्ली वाली सेना थी, उन्होंने हरा दिया। बहराम शाह भी इल्तुतमिश का ही लड़का था। बहराम शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद बना, और नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन, जो कि एक तीसरा और प्रमुख शासक है गुलाम वंश का, गयासुद्दीन बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। गयासुद्दीन बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद, जो सुल्तान था, उससे कर दिया, और उसका कद बहुत बढ़ गया था। लेकिन गयासुद्दीन बलबन ने बाद में उसकी हत्या कर दी, अपने दामाद की, नसरुद्दीन महमूद जो सुल्तान था उसकी हत्या कर दी, और खुद गद्दी पर बैठ गया। 1266 से लेकर और 1287 तक शासन किया। बलबन ने बहुत सारे काम किए। बलबन ने बलबनी सिक्के चलाए और तुर्क के चहलगानी जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते थे साम्राज्य में, उनको समाप्त कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। वो नौरोज़ का त्यौहार शुरू किया। नौरोज़ का त्यौहार ये फारस से लिया था, और उसको यहाँ पे जैसे नवरात्रि मनाते हैं, उस तरह का ही त्यौहार था, उसको शुरू किया था, जो बाद में मुग़लों के समय में ख़त्म कर दिया जाता है। इसने सिजदा और पैबोस, सिजदा मतलब दरबार में जो आएगा वो दंडवत प्रणाम करेगा लेट के, और पैबोस मतलब अगर आपको कुछ कहना है तो पहले पैर को चूमेंगे आप, फिर आप करेंगे। मैंने बताया था इल्तुतमिश जो है वो भी वर्ग कॉन्शियस था, अपने उच्च वर्गीय होने का, कुलीन होने का दंभ भरता था। उसी तरह से इसने मतलब गयासुद्दीन बलबन ने भी इस तरह की प्रथा चलाई जो जनता, आम लोगों में और सुल्तान में दूरी दिखती रहे। इसी तरह से इसने अपने को जिल्ले इलाही की उपाधि, जिल्ले इलाही या जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण की, मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब, जिससे कि और लोगों से इसका गैप बना रहे। इसने जनता के मन में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और भय बनाए रखने के लिए बहुत सारे लौह और रक्त की नीति को अपनाया, और इसने कुलीन वर्ग के लोगों को ही अपने दरबार में रखता था। कुलीन वर्ग को ही, वैसे तो सभी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने तुर्कों को ही प्रियॉरिटी पे रखा, उन्हें ही
शासक वर्ग में शामिल किया, लेकिन ये विशेष रूप से जो निम्न वर्गीय थे उनको बाहर कर दिया करता था। इस तरह से इसने अपने करने का प्रयास किया। मंगोलों का कई आक्रमण इसके समय भी हुआ, मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया इसके समय भी, और एक आक्रमण में इसकी बेटी को मार भी दिया था मंगोलों ने। तो इस तरह से गयासुद्दीन बलबन ने, जो कि गुलाम वंश का एक बड़ा, ये गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 11 शासक हुए, लेकिन 3 ही मुख्य रूप से, जो मुख्य शासक हैं 3, वही मुख्य रूप से गुलाम भी थे। वैसे तो 11 शासक हुए। इसके बाद इसके जो गुलाम वंश के थे कैकुबाद और कुमर्स की हत्या के बाद जलालुद्दीन खिलजी वंश की स्थापना करता है, और खिलजी वंश 1290 से और 1320 तक खिलजी वंश का शासन रहता है। खिलजी वंश के शासक और संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 1290 में से 1296 तक शासन करते हैं। ये किलोखरी में अपना राज्याभिषेक करते हैं। किलोखरी दिल्ली के पास का ही एक किला है किलोखरी, वहाँ पे अपना राज्याभिषेक करते हैं। और इनका एक दामाद और भतीजा था, जिसको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास में बहुत, सल्तनत के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था, तो उसने बस देवगिरी का एक अभियान, देवगिरी दक्षिण भारत का एक स्थान है जहाँ पे यादव वंश का शासन था। यादव वंश का शासन रामचंद्र देव थे, वहाँ पे शासन करते थे। वहाँ के अभियान के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जलालुद्दीन खिलजी ने 70 वर्ष की आयु में राज सत्ता प्राप्त की थी। उस समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी, वृद्ध थे। सब दिल्ली सल्तनत के सबसे वृद्ध शासक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इन्होंने अपने भतीजे अलाउद्दीन को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और देवगिरी पर बहुत अकूत धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का मन बदल गया, और उसने सोचा कि मैं शासन करने के योग्य हूँ, मुझे शासन करना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण से लौट रहा था, और उधर गयासुद्दीन फिरोज खिलजी उससे मिलने के लिए, जब युद्ध दक्षिण में यादवों को पराजित करके वो बहुत धन संपत्ति लेकर लौट रहा था, तो बीच में एक महल बनवाया, और उसको इस तरह से बनवाया कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आया मिलने उससे और वहाँ रुका, तो वो महल गिर गया और उसमें दबकर जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजगद्दी पे प्राप्त की। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली या गुरसास्प है, गुरसास्प नाम से जाना जाता है। सीरी फोर्ट दिल्ली का सीरी के किले में इसने अपनी राजधानी बनाई। इसने बहुत सारे सैन्य सुधार, बाजार व्यवस्था में सुधार, भूमि सुधार, बहुत सारे तरह के काम किए। इसने सैन्य सुधारों में इसने सैनिकों की डायरेक्ट भर्ती शुरू करी। इसने सैनिकों को पहली बार मासिक सैलरी देना शुरू किया था। इसने घोड़ों में दाग लगाने का सिस्टम, घोड़ों को दाग के जिससे उससे पहचान हो सके, उसकी नस्ल की पहचान हो सके, और ये अपना घोड़ा है ये पहचान हो सके। ये उसने सैनिकों की हुलिया लिखवाने की शुरुआत की, और सैनिकों को वस्त्र प्रदान किए जिससे वो पहचान में आए कि हमारे सैनिक हैं। क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जो हिंदुओं ने बार बार इनको परेशान करना शुरू कर दिया था, वो बाकायदे बना हुआ था अभी तक, और इनका दिल्ली से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जैसा कि मैंने बताया है, शुरू से ही आसपास के क्षेत्रों में इनका बिना लाव लश्कर के ये नहीं निकल सकते थे।
ये कहने के लिए दिल्ली के सुल्तान थे, ये दिल्ली से और ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 किलोमीटर रेडियस तक ही शासन कर सकते थे, इसके बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। और कहते हैं कि इनका जो शासक था नसरुद्दीन खुसरो या कैकुबाद, इन सब के समय में ये स्थिति हो गई थी कि इन्हें अपनी टोपी सिल के खर्चा चलाना पड़ता था, कोई टैक्स ही नहीं देता था। इसने टैक्सेशन का, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्सेशन का भी सिस्टम बनाया और बताते हैं कि इसने 50% टैक्स कर दिया, जो कि भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था सैनिकों के लिए बनवाई और मूल्य निर्धारित कर दिए कि इतने में ही, इतने पैसे का ही ये सामान बिकेगा। ऐसी कड़ाई से मूल्य निर्धारण किया जिससे सैनिकों को जो सैलरी देता था उसमें दिक्कत ना हो उनको रहने में। और दूसरा, इसने माप तौल के लिए भी मानक स्थापित किए और जो कमी करता था नापने में, तौलने में, अगर कमी दी जाती थी तो उतना मांस कटवा लेता था। इस तरह से उसने 20 साल तक बाजार व्यवस्था को, जैसा कि तारीफ करने वाले इतिहासकार लिखते हैं कि 20 साल तक उसने मूल्य वृद्धि नहीं होने दिया लेकिन ये दिल्ली क्षेत्र में था, दिल्ली के बाहर इस तरह की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाया था। इसने भूमि सुधार किया। भूमि के लिए इसने दीवाने मुक्तराज नाम की एक संस्था बनाई, राजस्व विभाग बनाया। इसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों का पैमाइश करा के उसको हिंदुओं से छीनने का प्रयास किया। इसने हिंदुओं को निर्धन बनाने का बहुत प्रयास किया। इसकी सोच थी कि हिंदू इसलिए विद्रोह कर रहे हैं कि ये इनके पास, ये रिच हैं, ये पैसे वाले हैं, इसलिए विद्रोह कर रहे हैं। तो इसने हिंदुओं को गरीब बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसमें एक कार्य था कि इसने जजिया को महिलाओं पर भी लागू कर दिया और ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। जो पुजारी थे, पंडित थे, इन पर भी जजिया पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। जजिया तो सारे लेते थे, लेकिन इसने ब्राह्मणों और महिलाओं को भी उसमें शामिल कर दिया। और इस तरह से एक हिंदुओं में बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा हुआ, जिसको बाद में कुछ गैर ब्राह्मण लोगों ने कहा कि इनका जो जजिया है वो हम दिया करेंगे। इस तरह से मामला निपटा। इसके दरबार में क्या, वो बलबन के समय ही आ गए थे अमीर खुसरो, जिनको तोते हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो ने कई राजाओं के समय को देखा है और वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का भी संरक्षण प्राप्त था उसको। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास की स्थापना की, अलाई दरवाज़ा बनवाया, चोर मीनार बनवाई। वह सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता था। सिकंदर सानी की उपाधि कौन धारण करता था? अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर कहते हैं इसको। ये कई बार क्वेश्चन आया है। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी करने का प्रयास किया। इसने साम्राज्य का विस्तार में इसने जो है गुजरात पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा कर्ण सिंह को मारकर इसने उनकी पत्नी को अपने पास रख लिया, विवाह कर लिया। विवाह बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन ये विवाह क्या करते थे, एक तरह से अपने हरम में ले आते थे। इस तरह से उसने गुजरात में ही इसको मलिक काफूर मिला। मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था, और उसका इतिहास में एक पिक्चर भी आई थी जो रतन सिंह अभी बता रहा हूँ, टाइम जब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पद्मावती का जो चित्रण है, मलिक काफूर इसका गुलाम था। इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, 1000 दिनार में इसको खरीदा था और इसको नायाब की उपाधि दी थी। इससे इसके नाजायज़ संबंध भी हैं, ऐसा सभी इतिहासकार लगभग मानते हैं। तो इतना इस तरह के अलाउद्दीन खिलजी थे। इन्होंने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया और चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। जीता क्या? छल से जीता गया युद्ध कोई जीत नहीं होती। चित्तौड़ पर रत्न सिंह को किसी तरह से बंदी बनाकर दिल्ली ले आया और
रानी पद्मावती, जिन्होंने बहुत वीरता का परिचय देते हुए दिल्ली तक गईं और अपने पति को छुड़वा के ले आईं, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है, जिसमें बड़े विस्तार से इस प्रसंग को दिखाया गया है। और लेकिन जब अंत में रत्न मेवाड़ चित्तौड़ की हार हुई तो पद्मावती ने बहुत सारी छत्राणियों के साथ, हिंदू रानियों के साथ अपने को आग में समाहित कर लिया। ये प्रथा राजा दाहिर सेन के समय से ही चली आ रही है, क्योंकि इस्लाम के कैरेक्टर को, इस्लामी आक्रांताओं के नियत को भारत के लोग, भारत के राजा, भारत के राजपूत जो योद्धा थे, ये समझने लगे थे। और जब ये पराजित हो जाते थे तो इनकी महिलाएं स्वेच्छा से एक कुंड में आग जलाकर सती हो जाती थी, जौहर कर लेती थी। ये प्रथा की शुरुआत मुस्लिम आक्रमण की वजह से हुआ था। इसने दक्षिण पर भी आक्रमण किया और 1306 में जो यादव वंश का शासन था उनको पराजित किया और उसको, उनकी हत्या करके उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को कैद कर लिया और उसको बताते हैं स्लो पॉइजन देके उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे की आंखें निकलवा ली मलिक काफूर ने। तो जो जैसा करता है उसको इसी जन्म में ही सब भोगना पड़ता है। उसकी बेटे की आंखें निकलवा ली और कहते हैं कि 36 दिन तक शासक भी रहा। मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत का शासक भी रहा 36 दिन तक। मलिक काफूर के बाद शहाबुद्दीन उमर शासक बने और उसके बाद मुबारक शाह खिलजी। तो इस तरह से 30 वर्ष में, मतलब 30 वर्ष में ही खिलजी वंश का समापन हो गया और गियासुद्दीन तुगलक ने नासिरुद्दीन खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखी। और तुगलक वंश का इतिहास हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। जो भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।